Yes, students, welcome in our video classes. From today, we are starting next unit geriatric consideration in nursing or geriatric nursing. So, first of all, we are discuss about the geriatrics. What is this geriatrics? It refers to the science or branch of medicine which discuss about the a health related issue of the old age persons और elderly person means एक साइंस की ऐसी ब्रांच कह सकते हैं हम जिसमें कि हम ओल्ड एज में से रिलेटेड क्या इशू होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है हेल्थ के रिगार्डिंग और क्या क्या केयर प्रोवाइड हम करा सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करते हैं जेरियाट्रिक्स के अंदर. ठीक है, तो जेरियाट्रिक नर्सिंग ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन और जेरियाट्रिक साइंस, जहाँ पर हम देखते हैं कि नर्सिंग का जो है क्या रोल होता है फॉर द एडल्टली पर्सन या ओल्ड एज के जो पर्सन है, पॉपुलेशन है ओल्ड एज की, उसको हम क्या बेटर नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद द एजिंग. व्हाट इज एजिंग? एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस और नॉर्मल प्रोसेस ऑफ लाइफ रिलेटेड चेंज, यानी कि लाइफ के साथ डे टू डे लाइफ जैसे एक इंडिविजुअल कंटिन्यूसली ग्रो करता है तो उसकी एज जो है वो बढ़ती जाती है. इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एजिंग कहते हैं. ठीक है, बिगिन विद द बर्थ एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ. ठीक है, तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो एक इंडिविजुअल की बर्थ के साथ ही जो है एक चाइल्ड का बर्थ होता है उसी के साथ स्टार्ट हो जाता है और कंटिन्यू रहता है जब तक कि एक इंडिविजुअल जो है उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक. ठीक है, एज द ओल्डर पॉपुलेशन इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल हु लिव टू बी वेरी ओल्ड विल ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है, तो जो एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ है, क्योंकि एडवांसमेंट होता जा रहा है मेडिकल साइंस में, तो इस तरह से जो हम कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल की लाइफ है वो लगातार बढ़ती जा रही है अपनी, क्योंकि कई सारे जो है मेडिकल साइंस ने कई रिसर्च की है, कई सारे वैक्सीन बना लिए हैं और कई सारी जो है इस तरह की मेडिसिन बना ली है जिससे कि एक इंडिविजुअल को कोई भी इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी तरह से जो है उसको अगर उसकी इलनेस होती है तो उसको ट्रीट कर दिया जाता है और इस वजह से हम कह सकते हैं कि लाइफ की एक्सपेक्टेंसी, यानी कि एक ओवरऑल एवरेज हम देखें कि एक पॉपुलेशन में लोग जो है कितने साल जीते हैं तो वो बढ़ने लगा है. तो जैसे जैसे ये बढ़ने लगा है वैसे वैसे जो पॉपुलेशन है वो ओल्डर पॉपुलेशन वो भी साथ के साथ ही बढ़ने लगी है. हेल्थ प्रोफेशनल जो है अब उनको भी यहाँ पर अपने उनके लिए भी चैलेंजेस आ गया है कि एक नई स्ट्रेटेजी को डिज़ाइन करना. ठीक है, जिसमें कि ज़्यादा फोकस किया जा सके, ज़्यादा प्रिवेलेंस दिया जा सके कि जो एज से रिलेटेड इलनेस है या एजिंग पॉपुलेशन में जो इलनेस है और उनका किस तरह से केयर दी जा सकती है, किस तरह से उनको ट्रीट किया जा सकता है, उस पर फोकस करने की. मैनी क्रोनिक कंडीशन, कई सारी क्रोनिक ऐसी कंडीशन होती है जो एज के साथ होने लगती है या हम कह सकते हैं कि ओल्डर पीपल में ज़्यादा पाई जाती है. ठीक है, तो उनको उसी तरह से जो है मैनेज करना, उनको प्रिवेंट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उनको मैनेज और प्रिवेंट कर लिया जाता है तो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और जो हमने बात की कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो इंक्रीज़ हो जाती है. Older people are more likely to maintain good health and functional independence if appropriate community-based support service are available. ठीक है, तो ओल्डर पीपल भी जो है अपनी हेल्थ को नॉर्मल मेंटेन करके रख सकते हैं, अपना जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, इंडिपेंडेंस फंक्शनिंग होती है उसको मेंटेन कर सकते हैं, बट उसके लिए जो यहाँ पर एक कम्युनिटी बेस्ड सपोर्ट सर्विसेज होना, उनका अवेलेबल होना ज़रूरी है. ठीक है, यानी कि एक फैमिली का सपोर्ट, सोसाइटी का सपोर्ट एज वेल एज हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सब डिपेंड करती है कि ओल्डर पीपल जो है वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगा. ठीक है, नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेमोग्राफी ऑफ एजिंग. व्हाट इज द डेमोग्राफी ऑफ एजिंग? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज कंटिन्यूसली इंक्रीज ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल साइंस एंड इनोवेशन. ठीक है, तो नए नए जो इनोवेशन हो रहे हैं उसकी वजह से जो है एक लाइफ की एक्सपेक्टेंसी, हर एक चाहे कोई भी कंडीशन हो उससे किस तरह से हम
जो है उसके साथ फाइट कर सकते हैं और एक जो हमारा सर्वाइवल टाइम है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो यही सब जो है मेडिकल साइंस का इनोवेशन है। तो इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। द पॉपुलेशन ऑफ ओल्डर पीपल हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेज इन इंडिया। द एवरेज लाइफ expectancy is approx 70 year and 8.6% population of older या elderly। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर लगभग जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट प्रेजेंट वो है 70 ईयर के अप्रोक्स, जो कि एक तरह से काफ़ी अच्छी है। जो कि हम बात करें कि 40-50 साल पहले तो यही जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी थी वो लगभग 58 ईयर थी, जो अब इंक्रीज होकर के 70 ईयर हो गई है। ठीक है, तो ये सब मेडिकल और साइंस के एडवांसमेंट की वजह से और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के इम्प्रूवमेंट की वजह से है। इंडिया की हम बात करें तो यहाँ पर टोटल 8.6% पॉपुलेशन जो है वो एडल्टली पॉपुलेशन है या ओल्ड जो है पॉपुलेशन है, जिसमें अप्रोक्स 103.9 मिलियन पीपल्स जो है वो आते हैं। ठीक है, तो अगर हम 8.6% निकालें 131 करोड़ का तो वो लगभग 103.9 मिलियन पॉपुलेशन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें नॉर्मल एज रिलेटेड चेंजेस एंड हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़। ठीक है, तो एज रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है वो क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि एज रिलेटेड क्या चेंजेस होते हैं और क्या एक्टिविटीज़ होती है जिससे कि हेल्थ को प्रमोशन किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है इंस्टेंसिंग एज, यानी कि एक इंडिविजुअल विद इन द पर्सन। ठीक है, refers to those change caused by the normal aging process that are genetically programmed and essential universal within the species. Universality is a major criteria या criterion used to the distinguish normal from the abnormal aging। तो मेन जो इंस्टेंसिंग एजिंग है यानी कि एक इंडिविजुअल के अंदर के जो फैक्टर्स हैं, यहाँ पर जो इंटरनल फैक्टर्स की हम बात करें तो वो यहाँ पर आ जाते हैं मेनली जेनेटिकल फैक्टर्स कि जेनेटिकल एक इंडिविजुअल इस तरह से जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होता है कि जैसे उसको एज बढ़नी है, उसका कंटिन्यूसली एज जो है वो इंक्रीज होती रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो एक एज पे आकर के रुक जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल है, एक सारी की सारी ह्यूमन स्पीशीज चाहे जो वो इंडिया की हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो, चाहे अमेरिका की हो, कहीं की भी हम बात करें तो सबके अंदर जो एजिंग का प्रोसेस है वो हमको देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत अलग हो सकता है बट एजिंग सभी के यहाँ पर देखने को मिलती है। सभी के यहाँ पर जो है चाइल्डहुड, फिर यंगर एडल्ट एज आती है, फिर ओल्ड एज आती है, तो ये सभी जगह जो है देखने को मिलेगा। इसी तरह से सेकंड आ जाता है यहाँ पर इंस्ट्रिंसिंग एजिंग, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं, यानी आउटसाइड द पर्सन। इलनेस एंड डिजीज, एयर पोल्यूशन एंड सनलाइट आर एग्जांपल ऑफ इंस्ट्रिंसिंग फैक्टर डेट में हास्टन द एजिंग प्रोसेस। तो एक इंडिविजुअल अगर ज़्यादा जो है बार बार बीमार हो रहा है, ठीक है, बार बार जो है उसको बीमारी हो रही है, इलनेस हो रही है, किसी भी तरह का कोई डिजीज़ हो रही है ना, कोई एक इंडिविजुअल ज़्यादा एयर पोल्यूशन में रह रहा है, सनलाइट के साथ ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है, उसकी जो है हार्ड वर्किंग है यानी कि लेबर क्लास से है ज़्यादा, उसको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जिनकी वजह से एक इंडिविजुअल जो है वो जल्दी जो है वो ओल्ड हो सकता है या उसकी एजिंग जो है वो हम कह सकते हैं कि तेज़ी से होती है। ठीक है, it can be eliminated and reduced through the effective health care intervention। ठीक है, तो ये जो एक एक्सटेंसिंग और इंस्टेंसिंग फैक्टर, इंस्टेंसिंग जो है यानी जेनेटिकल फैक्टर को तो हम ज़्यादा चेंज कर नहीं सकते, बट एक्सटर्नल यानी एक्सटेंसिंग फैक्टर जो है हम उनको चेंज कर सकते हैं थ्रू द हेल्थ केयर इंटरवेंशन, ताकि एक इंडिविजुअल का जो एजिंग का टाइम है उसको हम थोड़ा सा डिले कर सकें। ठीक है, तो जैसे कि एक इंडिविजुअल को बताया जाए कि उसको किस तरह से अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है, क्या उसके न्यूट्रिशन होने चाहिए, ठीक है,
क्या उसको अवॉइड करना है, अल्कोहल और स्मोकिंग ये सब उसको अवॉइड करना है, ठीक है, क्या रेगुलर डाइट उसको लेनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करना। तो इन सब से जो है एजिंग का प्रोसेस जो है वो डिले किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर चेंजेस ऑफ ओल्ड एज, ठीक है। तो सेल्स के अंदर भी जो है यहाँ पर कुछ कंटिन्यूस चेंज देखने को मिलते हैं, जैसे जैसे ओल्ड एज होती जाती है या एज बढ़ती जाती है एक इंडिविजुअल की, ठीक है। तो वो उसी की वजह से उसका फिजिकल अपीयरेंस जो है वो अल्टर्ड होता है, एज वेल एज जो बॉडी फंक्शन है वो भी डिक्लाइन होने लगते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सेल्स जो हैं वो एक एज में जाकर के बाद एक सेल्स का डेथ होना और उनका रीजनरेशन होना जो है वो दोनों का जो एक एवरेज होता है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है कंपैरेटिवली, ठीक है। द बॉडीज एबिलिटी टू मेंटेन होम्योस्टेटिस बिकम डिमिनिश्ड विद द सेलुलर एजिंग। तो एक हमारे अंदर जो इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे होम्योस्टेसिस हम बोलते हैं। तो ये कंटिन्यूसली बना रहता है, बट ओल्ड एज में जाकर के ये क्या हो जाता है, डिमिनिश्ड हो जाता है, यानी कम काम करने लगता है, ठीक है। क्योंकि नई सेल्स का जो फॉर्मेशन है वो कम हो जाता है और जो पुरानी सेल्स है उनका कंटिन्यूस जो है डीजनरेशन होता रहता है। तो इसी वजह से एक इंडिविजुअल जो है हम उसकी बात करें जैसे स्किन की, तो स्किन पूरी जो है किस तरह रिंकल्स वगैरह आ जाते हैं, तो ये सब इसी वजह से होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ एजिंग की प्रोसेस की वजह से जो न्यू सेल्स फॉर्मेशन है वो डिक्रीज हो जाता है या उसका प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। द ऑर्गन सिस्टम कैन नॉट फंक्शन एट द फुल एफिशिएंसी बिकॉज ऑफ द सेलुलर एंड टिश्यू डेफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी सिस्टम भी जो है वो उनका भी जो कैपेबिलिटी होती है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। सेल्स बिकम लेस एबल टू रिप्लेस देमसेल्व्स, ठीक है। तो रीजनरेशन जो है सेल्स का वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। द एक्यूमुलेटेड एक पिगमेंट नोन एज द लिपोसक्शन, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर जो है एक पिगमेंट जो है वो बढ़ने लगता है लिपोसक्शन, जिसकी वजह से ये रीजनरेशन का प्रोसेस जो है वो कम हो जाता है और डीजनरेशन का प्रोसेस जो है वो इंक्रीज होने लगता है। A degraded of elastin and the collagenous cause connective tissue to become stiffer and less elastic। तो इलास्टिसिटी जो होती है हमारी स्मूथ मसल्स में, या हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे कोलेजन फाइबर होते हैं कई जगह, तो वो इलास्टिसिटी भी जो है धीरे धीरे ओल्ड एज के साथ वो डिक्रीज होने लगती है। तो एक इंडिविजुअल यानी कि जो एक बच्चा होता है वो ज़्यादा एक्टिविटी कर पाता है, ज़्यादा अच्छे से अपनी एक्टिविटी कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इलास्टिसिटी हमारी कम होती जाती है और ओल्ड एज में जाकर बिल्कुल कम हो जाती है, ठीक है। द वेलबींग ऑफ एन एज पर्सन डिपेंड ऑन फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। तो हम सबको पता है कि हमारी हेल्थ जो है वो फिजिकल, मेंटल, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करती ही है, ठीक है। ए टोटल असेसमेंट इंक्लूड एन इवैल्यूएशन ऑफ all major body system, social and mental status and the ability of the person to function independently despite a chronic illnesses, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल का जब असेसमेंट किया जाता है तो ओवरऑल जो उसका इवैल्यूएशन है उसमें सारे के सारे उसके बॉडी सिस्टम का इवैल्यूएशन आ जाता है, उसका सोशल एनवायरनमेंट किस तरह का है, मेंटल एनवायरनमेंट, मेंटल स्टेटस किस तरह का है, और उसकी एबिलिटी जो है फंक्शनल एबिलिटी कितना इंडिपेंडेंटली वो वर्क कर रहा है। तो ये सब कंडीशनें हमको देखनी होती है, क्योंकि एक इंडिविजुअल को अगर क्रोनिक इलनेस है तो इन सब पे इम्पेक्ट आता है, ठीक है। इनके अंदर जो है डिक्लाइन होने लगता है, फंक्शनल डिक्लाइनमेंट होने लगता है, ठीक है। तो वही हमको जो है असिसमेंट करना है और उसी के अकॉर्डिंग जो है फिर हम एक ओल्ड पर्सन को, एक एल्डर पर्सन को केयर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ एजिंग, ठीक है। तो देयर आर सेवरल थ्योरीज ऑफ एजिंग, ठीक है। यहाँ पे कई सारी जो है अलग अलग थ्योरीज हैं एजिंग की। तो सबसे पहले हम थ्योरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि थ्योरीज होती क्या है, ठीक है। तो थ्योरी इज ए सेट ऑफ फिनोमिनॉन, ठीक है, आइडिया, सेट ऑफ कंसेप्ट, कई सारे आइडिया, कई सारे कंसेप्ट का एक सेट जो है वो क्या कहलाती है, थ्योरी कहलाती है, ठीक है। और उसको जितने भी एक नॉलेज, एक्वायर नॉलेज की जाती है वो सारी की सारी वैलिडेट होती है, ठीक है। तो उससे क्या है कि एक कंसेप्ट या एक गाइडलाइन हमको मिलती है कि एक इंडिविजुअल को
क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आगे कुछ करने के लिए हमको थ्योरी जो है वो क्या कराती है, यानी कि एक प्रैक्टिकल करने के लिए, एक प्रैक्टिस करने के लिए हमको थ्योरी एक गाइडलाइन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। थ्योरीज दैट आर वैलिडेटेड थ्रू द रिसर्च कैन गाइडेड नर्स in helping elderly patients navigate the changes they experience culture, spiritual, regional, socio-economical, educational and environmental factor as well as health status impact on older adults perception and choices about दियर हेल्थ केयर नीड्स। तो थ्योरी जो है वो यहाँ पर क्या है, वैलिडेट होती है हमेशा थ्रू द रिसर्च, है ना, जो उनको गाइड करती है, नर्सिंग पर्सन जो होते हैं उनको गाइड करती हैं टू हेल्प एडल्टली पेशेंट, ठीक है। एडल्टली पेशेंट को जो है हेल्प करने के लिए, उनको समझने के लिए, ठीक है, उनका जो एक्सपीरियंस होता है ऑलरेडी उनको समझने के लिए, उनके कल्चरल, स्पिरिचुअल, रीजनल, सोशो इकोनॉमिकल, एजुकेशनल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स किस तरह के हैं जो उनकी हेल्थ पे जो है इम्पेक्ट करते हैं, वो सब हमको समझने के लिए, एज वेल एज ओल्डर एडर का परसेप्शन किस तरह का है, उसकी उनकी चॉइसेस किस तरह की होनी चाहिए, वो सब हमको समझने के लिए थ्योरी जो है वो हमको हेल्प करती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हैट एंड द कलीग्स जो है इन्होंने एक्सप्लेन किया है थ्योरी को और ज़्यादा, या थ्योरी ऑफ एजिंग के बारे में। A good gerontological theory integrate knowledge, tell how and why phenomena are related, lead to prediction and provide process and understanding, ठीक है। तो एक अच्छी जो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जेरेंटोलॉजी थ्योरी है वो हमेशा क्या करती है कि एक अच्छी थ्योरी हमको बताती है, जो भी नॉलेज है उसको इंटीग्रेट करती है, ठीक है। उसके अलावा आपको बताती है कि जो घटनाएं हो रही हैं, यानी कि जो एजिंग से रिलेटेड घटनाएं हैं वो क्यों हो रही हैं, और उसके बेस पे जो है उस संबंध को समझते हुए हम क्या कर सकते हैं कि उसका रिलेशन हम क्यों यूज़ करेंगे, जो अलग अलग यहाँ पर फिनोमिनॉन यानी कि अलग अलग एस्पेक्ट में क्या हुआ है ना, क्या क्या हैपनिंग हुई है, क्या क्या घटनाएं हुई हैं, तो उनका आपस में जो है रिलेशन हम रिलेट करते हुए उनको यहाँ पर फिर प्रेडिक्ट करते हैं, यानी कि अनुमान लगाते हैं कि क्या हम कर सकते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, और इसको करने के लिए हमको क्या बेटर एक गाइडलाइन है वो मिल जाती है, ठीक है। तो लीड टू प्रेडिक्ट एंड प्रोवाइड द प्रोसेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो इसकी वजह से एक जो अच्छी थ्योरी होती है हमेशा वो जितनी भी नॉलेज है उससे रिलेटेड उस नॉलेज को इंटीग्रेट करती है, ठीक है। नॉलेज के इंटीग्रेशन से क्या होगा कि नॉलेज के इंटीग्रेशन और जितने भी फिनोमिनोन हैं वो क्यों और कैसे हो रही है समझने की वजह से क्या होगा कि हमको अंदाज़ा लगाने में या जो एक अनुमान लगाने में हमको क्या होती है, आसानी हो जाती है, ठीक है। और उसकी वजह से हम जो है ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ करके काम कर सकते हैं या डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। In addition, a good theory must be holistic and take into the account all that impact a person throughout a lifetime of aging, ठीक है। तो एक अच्छी थ्योरी जो है वो साथ ही साथ किस तरह से कि एक इंडिविजुअल की पूरी लाइफ और उसका क्या इम्पेक्ट होता है, ठीक है, उसको समझने में भी हेल्प करती है, हमको बताती है कि एक इंडिविजुअल की जो डिफरेंट एज के अंदर बिहेवियर उसका किस तरह से होता है, ठीक है, उसकी नॉलेज या उसका जो सोशो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, उसकी हेल्थ कंडीशन है, वो सब किस तरह से इम्पेक्ट करती है, उसको समझने के लिए भी जो है थ्योरी हमारे लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो ये एक गुड थ्योरी की कैरेक्टरिस्टिक हम कह सकते हैं, डेफिनेशन उसकी हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर थ्योरीज जो हैं वो किन लोगों ने हमको प्रोवाइड करी है या किन किन लोगों ने जो है वो एजिंग की थ्योरी बनाई है। तो यहाँ कई सारे सोशोलॉजिस्ट हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, बायोलॉजिस्ट हुए हैं, ठीक है। और मोस्ट रिसेंट की हम बात करें तो नर्सिंग पर्सन है ना, कई सारी नर्सेज भी ऐसी हुई हैं जिन्होंने जो है थ्योरीज जो है यहाँ पर प्रपोज की है एजिंग के रिगार्डिंग, एजिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग थ्योरी जो है वो प्रपोज की है, अपने अपने कंसेप्ट दिए हैं, अपने अपने आइडिया और उनकी जो साइंटिफिक नॉलेज है
उसको यूज़ करते हुए उन्होंने अपनी थ्योरीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ हम अलग अलग थ्योरीज जो हैं, सोशियोलॉजिकल थ्योरी क्या है जिनकी, साइकोलॉजिकल थ्योरी क्या है, बायोलॉजिकल थ्योरी क्या है, ठीक है, और नर्सिंग थ्योरी क्या है, ये सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले सोशियोलॉजिकल थ्योरी जो है जिनकी वो डिस्कस करेंगे। तो सोशियोलॉजिकल थ्योरी नाम से समझ में आ रहा है कि एक इंडिविजुअल का सोसाइटी में क्या, किस तरह से एक सोशल रिलेशन है, ठीक है, और या कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल और सोसाइटी का रिलेशन जिसकी वजह से उसका एजिंग पे क्या इम्पैक्ट आता है, वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज में भी कई सारी सब थ्योरीज हैं, अलग अलग थ्योरीज अलग अलग थ्योरिस्ट ने दी है। ठीक है, तो पहली थ्योरी जो है सोशियोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर वो आ जाती है एक्टिविटी थ्योरी। ठीक है, एक्टिविटी थ्योरी इज गिवन बाय द हैविगहर्स्ट एंड द एल्ब्रेसेट, प्रोपोज इन 1953। ठीक है, तो ये दो यहाँ पर सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने 1953 में ये थ्योरी प्रपोज की है। They suggest that being active help to prolong middle age and delay in the old age। यानी कि इंडिविजुअल जो लगातार काम करता है, एक जिसकी सोशल लाइफ जो है वो हमेशा एक्टिव है, एक इंडिविजुअल एक सोसाइटी के फंक्शन में जो है कंटिन्यूसली अपना वर्क करता है या अपने आप को एक्टिव रखता है, तो उसकी जो मिडिल एज की लाइफ है, यानी हम कह सकते हैं कि 40-50 ईयर के बाद जो उसकी एक एज है, उस एज में आकर के एज बढ़ना एक थोड़ी सी रुक जाती है, यानी कि एजिंग का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है अगर वो एक्टिव रहता है, और उसकी ओल्ड एज जो है वो डिले हो जाती है कंपैरेटिवली इनएक्टिव पर्सन। यानी ऐसा पर्सन जो लेजी है उसको एजिंग का प्रोसेस जल्दी होगा, और एक्टिव पर्सन जो है जो डेली जो है एक्टिविटी करता है, अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करता है, तो उसका ओल्ड एज थोड़ा सा लेट आएगा। ठीक है, तो ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज है, एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट, सोसाइटी के अंदर इन्वॉल्वमेंट, तो ओवरऑल जो है पार्टिसिपेशन जो है, एक्टिवली पार्टिसिपेशन, वो हेल्प करता है कि एक इंडिविजुअल की एज जो है वो थोड़ी सी डिले हो जाए, एजिंग का प्रोसेस, या ओल्ड एज उसको थोड़ा सा लेट आए। ठीक है, एक्टिविटी दैट कनेक्टेड पीपल सोशली एंड दे शेयर टास्क एंड एबल टू डू थिंग डेस्पाइट लिमिटेशन। ठीक है, तो एक्टिविटीज़ जो है वो लोगों को कनेक्ट करके रखती है, सोशली लोगों को कनेक्ट करके रखती है, एज वेल एज वो आपस में अपनी जो टास्क है उनको शेयर कर सकते हैं, एज वेल एज जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी हेल्प से एक इंडिविजुअल अपनी लिमिट, यानी कि हो सकता है कि उसको एक अगर कंटिन्यूसली वो एक्टिव रहता है तो वो ओल्ड एज में भी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हो सकता है, एक हेल्दी लाइफ है अगर उसकी, तो वो काफ़ी जो नॉर्मल फंक्शन है अपने वो बियॉन्ड उसकी जो लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के बाहर भी जा कर के वो काम कर सकता है। लिमिटेशन के बाहर जा कर के काम करने का मतलब कि उस एज में ज़्यादातर लोग वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो काम एक एक्टिव पर्सन जो है वो कर पाएगा अगर वो कंटिन्यूसली एक्टिव रहता है, अपनी हेल्थ को मेंटेन करके चलता है। तो ठीक है, तो ये है फर्स्ट थ्योरी, एक्टिविटी थ्योरी। सेकंड आ जाता है डिसएंगेजमेंट थ्योरी। Disengagement theory is given by the Cumming and Henry in 1961. Aging is characterized by gradual disengagement from society। ठीक है, तो ये बताती है कि डिसएंगेज्ड हो जाता है एक पर्सन सोसाइटी से, इनके अकॉर्डिंग के जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक इंडिविजुअल जो है वो डिसएंगेज्ड होना स्टार्ट कर देता है अपने आप को फ्रॉम द सोसाइटी। ठीक है, older adults free from social responsibility and gain time for the internal reflection। ठीक है, तो एक जो ओल्ड एज का पर्सन है वो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, या हम कहें कि ओल्ड एज में आकर के वो अपनी जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी था उनसे वो डिसएंगेज्ड हो जाता है, हैंड ओवर कर देता है जो भी नेक्स्ट जनरेशन है उसको, और वो अपने आप के लिए टाइम जो है निकाल लेता है कि अपने आप का जो इंटरनल रिफ्लेक्शन है, यानी अपने आप को वो ज़्यादा समय दे सके, अपने लिए जो है वो ज़्यादा कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल अगर वो होना चाहता है तो वो हो सकता है,
या अपने में रहना चाहता है, एक इंडिविजुअली जो है उसको ज़्यादा दूसरों से मतलब नहीं होता, वो अकेला भी अगर रहना चाह रहा है एक तरह से तो वो रह सकता है डिसएंगेज्ड होकर के, ठीक है। वाहिद ट्रांजिशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम ओल्ड टू यंग मेंटेन ए कंटिन्यूसली फंक्शन ऑफ सोसाइटी। तो ये जो डिसएंगेजमेंट की थ्योरी है बताती है कि डिसएंगेजमेंट होने की वजह से ही जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है, यानी कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी रोल्स हैं ओवरऑल, वो उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है और इसी तरह से जो एक फंक्शनिंग है सोसाइटी की वो कंटिन्यूसली बनी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है कंटिन्यूटी थ्योरी, ठीक है। कंटिन्यूटी थ्योरी ये हैविग्रेस्ट, न्यूगर्टन एंड टॉबिन, यहाँ पर 3 थ्योरिस्ट हुए, इन्होंने थ्योरी दी थी 1968 में। इट सजेस्ट दैट पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस द रोल वी चूज एंड हाउ वी इनएक्ट देम, ठीक है। तो यहाँ पर ये सजेस्ट करते हैं कि जो पर्सनैलिटी होती है एक इंडिविजुअल की, वो जो भी उसके रोल वो चुनता है उसको इन्फ्लुएंस करती है, एज वेल एज यहाँ पर एक इंडिविजुअल किस तरह से उन पर काम करेगा ये भी उसकी पर्सनैलिटी के द्वारा तय किया जाता है, ठीक है। दिस थ्योरी सजेस्ट दिस पर्सनैलिटी वेल डेवलप्ड बाय द टाइम। एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे टाइम जो है वो एक्सपेंड होता जाता है, वैसे वैसे उसकी पर्सनैलिटी जो है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होती जाती है। अगर ग्रोइंग पर्सनैलिटी है, अगर वो ग्रोइंग एनवायरनमेंट में है तो उस कंडीशन में उसकी पर्सनैलिटी क्या होगी, कंटिन्यूसली ग्रो करेगी, कंटिन्यूसली डेवलप्ड होगी, ठीक है। एज वेल एज वी गेटिंग ओल्डर एंड रिमेन थ्रू आउट आवर लाइफ। और एक एज एक जो है एक इंडिविजुअल थ्रू आउट जब तक उसकी लाइफ रहने वाली तब तक उसकी पर्सनैलिटी में वो इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करता रहता है, अगर उसके पास एडिक्वेट नॉलेज है और इस तरह से अगर वो अपने आप को एक पॉजिटिविटी रखता है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है तो कंटिन्यूसली अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए वर्क करेगा। तो ये कंटिन्यूटी थ्योरी आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें एज स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरी, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि हम कह सकते हैं कि विभिन्न यहाँ पर स्तर कह सकते हैं, अलग अलग स्तरों को के बारे में बताया गया है इस थ्योरी में, ठीक है। रिले एंड कलीग्स ऑब्जर्व दैट सोसाइटी इज स्ट्रेटिफाइड इनटू द डिफरेंट एज कैटेगरी दैट आर द बेसिस फॉर एक्वायर रिसोर्सेज, रोल, स्टेटस एंड डिफरेंस फ्रॉम द अदर्स इन सोसाइटी, ठीक है। तो इन्होंने जो है ऑब्जर्व किया सोसाइटी को, कई सारे अलग अलग एज के अकॉर्डिंग इन्होंने देखा कि कैटेगराइज किया इन्होंने एज के अकॉर्डिंग कि एक इंडिविजुअल जो है वो एज के अकॉर्डिंग एक्वायर करता है उसके रिसोर्सेज, उसके रोल, उसके स्टेटस, उसका डेफरेंस यानी कि जो सम्मान आदर उसको मिलता है सोसाइटी से, ठीक है। तो वो जो है उसका एज पे डिपेंड करता है कि एक इंडिविजुअल जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी जो उसके फंक्शंस हैं, जो उसके रिलेशन है या हम कह सकते हैं उसका बिहेवियर है, तो उसी से जो है उसको वो एक्वायर करता जाएगा, उसके रिसोर्सेज, उसके रोल, उसका स्टेटस है ना, उसका डेफरेंसेस, तो ये सब उसको मिलेगा सोसाइटी से जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी और उसके जो एक्ट रहेंगे, जो उसकी एक्टिविटी रहेगी, जो उसका बिहेवियर रहेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। पीपल बोर्न इन द सेम कोहरेंट हैव सिमिलर एक्सपीरियंस, आइडियोलॉजीज, ओरिएंटेशन, एटीट्यूड, वैल्यू एंड एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द टाइमिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल जो है वो कह सकते हैं कि किस यहाँ पर कोहार्ट का मतलब होता है कि किस ग्रुप में, एक पर्टिकुलर ग्रुप, या कोहार्ट जो वर्ड है वो पर्टिकुलर एक सिमिलर ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता है कि पीपल विद द सेम कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा ग्रुप जिसके जितने भी पीपल हैं उनकी सबकी जो है एक कैरेक्टरिस्टिक या एक जो वैल्यू है, थिंक है, आइडियोलॉजी है, एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ एक जैसा है, ठीक है। जैसे हम बात करें कि बेसिकली जो एक कोई भी आर्मी होती है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो एक ग्रुप होता है कि कहीं की भी आर्मी अगर हम ले, चाहे इंडियन आर्मी हम ले लें, ठीक है, या हमें कहीं की भी आर्मी का हम एग्जांपल ले लें, तो जितने भी सोल्जर्स होते हैं
उन सब का क्या होता है, वो एक कोहॉर्ट कहलाता है, ठीक है। कोहॉर्ट जो है वो कहलाता है, यानी कि उनके सबके एक्सपीरियंस, आइडियोलॉजी, ओरिएंटेशन, एटीट्यूड, वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वो सब एक जैसी होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम कोहॉर्ट जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो कि एक कोहॉर्ट से होते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप से होते हैं, उन सबका जो है सिमिलर एक्सपीरियंस होता है, आइडियोलॉजी, ओरिएंटेशन, एटीट्यूड, वैल्यू, एक्सपेक्टेशन, ये सब सेम होती है उनकी, ठीक है। दिस थ्योरी एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कोहॉर्ट एंड द associate socio-economical and political impact on how individuals age, ठीक है। तो एक ये जो थ्योरी हमको बताती है कि क्या इम्पोर्टेंस है कोहॉर्ट की, क्यों लोगों को एक ग्रुप में रहने की, एक समूह में रहने की ज़रूरत पड़ती है, और उसका क्या एसोसिएशन हो जाता है, सोशो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इम्पेक्ट क्या हो जाता है लाइफ का और उसका एजिंग प्रोसेस के ऊपर, वो सब ये थ्योरी हमको सजेस्ट करती है, ठीक है। तो अलग अलग जो स्ट्रेटिफिकेशन यानी अलग अलग जो स्ट्रेटा है, वो अलग अलग स्ट्रेटा होने की वजह से सोसाइटी में अलग अलग जो है कहीं ना कहीं अलग अलग डिफरेंट कोहॉर्ट बन जाते हैं, और एक कोहॉर्ट में जितने भी पीपल हैं या जो पीपल सेम कोहॉर्ट में बर्थ होता है जिनका या लिव टुगेदर, उन सबका जो है सिमिलर थिंकिंग हो जाती है, एक तरह से सिमिलर एक्सपीरियंस हो जाता है, सिमिलर एक्सपेक्टेशन हो जाती है फ्रॉम द लाइफ। नेक्स्ट हम थ्योरी की बात करें तो पर्सनल एनवायरमेंटल फिट थ्योरी, पर्सन एनवायरमेंटल फिट थ्योरी गिवन बाय द लॉटन इन 1982। इट प्रपोज द कैपेसिटी दैट function is affected by ego, strength, motor skill, biological health, cognitive capacity, sensor perceptual capacity, as well as external conditions imposed by environment। तो एक इंडिविजुअल और एनवायरनमेंट, उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होता है और एज पे क्या इम्पेक्ट आता है, वो ये थ्योरी हमको बताती है। ये मैं बताती कि एक इंडिविजुअल की जो कैपेबिलिटी है, फंक्शनल कैपेबिलिटी, वो उसके ईगो, स्ट्रेंथ, मोटर स्किल्स, बायोलॉजिकल हेल्थ, कॉग्निटिव कैपेसिटी और सेंसरी परसेप्चुअल कैपेसिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है। एज वेल एज जो उसके एनवायरमेंटल से, क्योंकि ये सब जो है रिलेटेड है उसके एनवायरनमेंट से। एक इंडिविजुअल का ईगो, उसकी स्ट्रेंथ किस तरह की रहेगी, उसका जो बायोलॉजिकल हेल्थ किस तरह का रहेगा, उसकी कॉग्निटिव कैपेसिटी किस तरह की रहेगी, ये सब जो है उसके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है और आपस में रिलेट करती है। लॉटन थ्योरी हेल्प अस think about the fit between the environment and an older adult ability to function. It can help nurses identify needed modification in their home and residential setting, ठीक है। तो लॉटन की जो थ्योरी है वो यहाँ पर हमको डायरेक्टली बताती है, सजेस्ट करती है कि इंडिविजुअल उसका एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन होता है, ठीक है, और उसकी फंक्शनल कैपेबिलिटी जो है या उसकी एबिलिटी है वो किस तरह से अल्टर्ड होती है एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग। एज वेल एज ये जो है नर्सेस इसकी इस थ्योरी की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकती है कि क्या क्या मॉडिफिकेशन हमको करना चाहिए हमारे होम, या हम कह सकते हैं कि हमारे रेजिडेंशियल सेटिंग में क्या क्या ऐसे चेंजेस हम करें, क्या क्या मॉडिफिकेशन हम करें जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट अच्छा हो सके, जिसकी वजह से हमारी एजिंग जो है या एजिंग का प्रोसेस जो है वो थोड़ा डिले कर सके, हम क्वालिटी लाइफ को बेटर बना सके, ठीक है। तो ये जो एनवायरनमेंटल के अंदर चेंज करने के लिए एनवायरनमेंट से हमें क्या सीखने की ज़रूरत है, उस पर इसका इम्पेक्ट आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो ज़ीरो ट्रांसेंडेंटल थ्योरी, ठीक है। तो ज़ीरो ट्रांसेंडेंस थ्योरी जो यहाँ पर हमको बताती है, ये थ्योरी जो है थ्रोनस्टोम ने दिया था इसको 1994 में। दिस थ्योरी प्रपोजेज दैट एजिंग इंडिविजुअल अंडरगो ए कॉग्निटिव ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मटेरियल रिलेशन पर्सपेक्टिव्स टुवर्ड वननेस विद द यूनिवर्स। तो ज़ीरो ट्रांसेंडेंस थ्योरी जो है वो थ्योरी हमको एक्सप्लेन करती है, या इसका जो ये प्रपोज करती है हमको
कि एक इंडिविजुअल की एज जैसे जैसे बढ़ेगी, एक इंडिविजुअल की एज बढ़ने के साथ ही उसका कॉग्निटिव ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना। कॉग्निटिव ट्रांसफॉर्मेशन होता है यानी कि एक इंडिविजुअल जो कह सकते हैं कि हम यंग एज में होता है, ठीक है, तो वैसे वैसे वो ज़्यादा क्या हो जाता है, मटेरियलिस्टिक हो जाता है, यानी कि जो मटेरियल है उनके साथ उसका अट्रैक्शन ज़्यादा होता है यंग एज में, ठीक है। जैसे हर एक एज में अलग अलग अट्रैक्शन हो सकता है। बचपन में भी मटेरियलिस्टिक होता है, इंडिविजुअल को टॉय चाहिए, उसको चॉकलेट चाहिए या उसको डिलीशियस आइटम चाहिए खाने के लिए, ठीक है, तो ये उसका सब मटेरियलिस्टिक जो है एक्सपीरियंस है। इसी तरह से यंग एज में भी जो है उसको जो है अच्छा लुकिंग वाइज अच्छा होना चाहिए, और इस तरह से उसको जो है अच्छी स्पोर्टी बाइक चाहिए, अच्छे मोबाइल चाहिए, ठीक है। तो ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं जो एक इंडिविजुअल को यंग एज में ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, और इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे एक इंडिविजुअल का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, टूवर्ड्स द वननेस विद द यूनिवर्स। यानी कि एक इंडिविजुअल अपने आप को जो है समझने लगता है कि जो है वो अकेला, एक तरह से अकेला आया था इस यूनिवर्स में और अकेला ही उसको इस यूनिवर्स से जाना है, यानी अल्टीमेट ट्रूथ क्या है उसको वो समझने लगता है, ठीक है। और उसका जो फोकस है फिर वो एक्सटर्नल जो है वो एक्सटर्नल हो जाता है या आउटवर्ड हो जाता है, यानी कि एक इंडिविजुअल फिर खुद से ज़्यादा फिर दूसरों के बारे में सोचने लगता है, उनकी केयर करने लगता है, ठीक है। तो ऐसा जैसे जैसे एक एज बढ़ती जाती है, जैसे कि एक इंडिविजुअल की अगर जो है शादी हो जाती है, गेट मैरिड एंड आफ्टर फिर उसके चाइल्ड बर्थ हो जाती है, तो ये सब फिर एक इंडिविजुअल फिर अपने बारे में नहीं सोचता, फिर वो फैमिली के बारे में सोचने लगता है, अपने बच्चों के बारे में सोचने लगता है कि उनका फ्यूचर अच्छा हो सके, उनकी एजुकेशन अच्छी हो सके, ठीक है। जैसे हमारे और आपके मम्मी पापा अभी जो है आपके एजुकेशन के बारे में, आपके जो है रहने के बारे में, सब के बारे में जो है वो ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे कि आप लोगों को क्या ज़्यादा बेटर से बेटर मिल सके, ठीक है। अपने बारे में जो है कहीं ना कहीं अब उनका सोचना कम हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो गया फ्रॉम द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल अपने बारे में सोचता था, अपने बारे में मटेरियलिस्टिक था, अब वो रियलिटी के बारे में सोचता है, और एज वेल एज फिर उसकी जो कह सकते हैं कि उसका जो भी एक्शन है, जो भी एक्टिविटी है वो अपनी फैमिली के लिए हो जाती है या अपने एनवायरनमेंट के बारे में हो जाती है कि जिस सोसाइटी में रहता है उसके लिए क्या वो बेटर कर सकता है। सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड ए मोर आउटवर्ड और एक्सटर्नल फोकस, एक्सेप्टिंग ट्रूथ ऑफ लाइफ, ए सेंस ऑफ कनेक्टेडनेस विद द यूनिवर्स। तो एक सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक ओल्ड एज में आकर के होने लग जाता है, यानी कि एक इंडिविजुअल कंप्लीटली ये समझने लगता है कि जो है अब उसको जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसने कंप्लीट की है, ठीक है। अब जो भी उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली के बारे में भी थी वो भी उसने कंप्लीट कर दिया है, और उसको जो है एक सेंस डेवलप्ड हो जाता है कि वो अपने आप को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर सके, और वो एक अल्टीमेट ट्रूथ जो है लाइफ का, ठीक है, वो समझने लगे कि जो है एक इंडिविजुअल वो क्यों आया था, उसने लाइफ को किस तरह से जो है वो एक्सपेंड किया है, और अब जो भी उसका स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है उस स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग वो है अपने आप को कनेक्ट करता है यूनिवर्स के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने जो है सोशोलॉजी के अंदर या सोशोलॉजिकल एक्सपेक्ट के अंदर जो है यहाँ पर अलग अलग थ्योरीज जो है यहाँ पर डिस्कस की हैं। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम बाकी की थ्योरीज जो हैं, जैसे साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट क्या है, जिनका बायोलॉजिकल एक्सपेक्ट क्या है, ठीक है, और नर्सिंग थ्योरी क्या है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।